नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है वर्ण विचार। साथियों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई होती है और इसी ध्वनि का सैद्धांतिक रूप वर्ण कहलाता है। अर्थात वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, च, ट, अ, ई, ये सब वर्ण हैं। साथियों, बात करें वर्णमाला की तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। साथियों, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। और साथियों, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। साथियों, भाषा शब्द भास धातु से उत्पन्न हुआ है और भास का अर्थ होता है कहना। भाषा अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है और साथियों, लिपि इस भाषा के मौखिक रूप को लिखित अभिव्यक्ति प्रदान करती है। साथियों, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। बात करें स्वर की तो वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अर्थात साथियों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ, होठ, गला आदि परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते। साथियों, हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों, बात करें व्यंजन की तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं ना कहीं रुककर अवरोध सहित या एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। साथियों, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन ध्वनि अवरोध के हटने पर ही उच्चारित होती है और जो ही अवरोध हटता है तो कुछ न कुछ स्वर की ध्वनि आ ही जाती है। जैसे कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे क, ख, ग। साथियों, इनके उच्चारण में जब अवरोध को हटाया जाता है तो अंत में स्वर यानी अ की ध्वनि आ ही जाती है। इसलिए व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। साथियों, जैसा कि हमने बात की कि हिंदी में 11 स्वर हैं, लेकिन कुछ विद्वान रे को स्वर नहीं मानते, क्योंकि आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री अर्थात र व्यंजन में छोटी ई की मात्रा के समान होता है। साथियों, जहां पर स्वर वर्णों की संख्या का प्रश्न हो तब हमारा मानक उत्तर होगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है, क्योंकि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है। क्योंकि साथियों, तत्सम शब्दों में यह स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में व्यंजनों के बाद भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे स्वतंत्र रूप में बात करें, जैसे ऋषि, ऋण, ऋतु, और व्यंजनों में मात्रा के रूप में जैसे मृत्यु, तृण, कृषि, नृत्य। साथियों, प्राय तत्सम शब्दों में इसका रूप देखा जा सकता है। साथियों, हिंदी में स्वरों की संख्या भले ही 11 हो, लेकिन अगर बात करें मात्राओं की तो मात्राओं की संख्या 10 है। अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। साथियों, अ स्वर की मात्रा का कोई संकेत नहीं होता, इसलिए अ स्वर को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। साथियों, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। साथियों, मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। साथियों, अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की।
स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2, उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 3, औष्ठाकृति के आधार पर। नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर। और नंबर 5 है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। साथियों, पहला आधार लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। हिंदी में इसके 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। साथियों, ह्रस्व स्वर वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वरों से अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, री। साथियों, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण अपने आप से हुआ है, किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बने हैं, इसलिए मूल स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर भी कहा जाता है इनको, और रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। और अगर मात्रा के आधार पर बात करें तो एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। साथियों, शेष रहे 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। साथियों, इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, और इस आधार पर इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी 2 स्वरों के मेल से बने हैं। साथियों, दीर्घ स्वरों में प्रथम 3 स्वर यानी आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये तीनों स्वर मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ सजातीय स्वर कहलाते हैं। मूल दीर्घ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे आ, अधन अ, ई, ह्रस्व ई से मिलकर बनी है, और दीर्घ उ, ह्रस्व उ अर्थात छोटा उ मिलकर बना है। और सजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। इनके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे ए अधन ई से, ऐ अधन ए से, ओ अधन उ से, और औ अधन ओ से मिलकर बना है। साथियों, इनके निर्माण में 2 भिन्न स्वरों का मेल हुआ है, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण असमान जाति के स्वरों से हुआ है। साथियों, संस्कृत भाषा में एक तीसरा अन्य भेद प्लुत स्वर भी होता है, जो त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है, लेकिन हिंदी में 2 ही स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ। स्वरों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर। साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं, निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। साथियों, निरनुनासिक या अनअनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, अर्थात जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी के सभी 11 के 11 स्वर निरअनुनासिक या अनअनुनासिक कहे जाते हैं। और बात करें अनुनासिक स्वरों की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। साथियों, जब सभी स्वरों के ऊपर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तो वे अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। इनका उच्चारण फिर मुख और नाक की सहायता से होता है, जैसे आ, ई, अर्थात जैसे अंधेरा, आंख, ईंट, ऊंट। इन सभी शब्दों में स्वर अनुनासिक है। स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है औष्ठाकृति के आधार पर। साथियों, औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ अर्थात औष्ठ गोल होते हैं, जैसे उ,
ओ औ। साथियों इन चारों स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है तो होठ गोल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अवृत्ताकार वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते। इनके अलावा शेष सातों स्वर अवृत्ताकार है, जैसे अ, आ, ई, री, ए, ऐ। पांचवां आधार है मुखाकृति के आधार पर। साथियों मुखाकृति के आधार पर स्वरों के चार भेद हैं, जो इस प्रकार है: संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। साथियों संवृत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जैसे ई, उ, री। ये पांचों स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। विवृत स्वर से आशय वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। और साथियों ऐसा एकमात्र स्वर है आ का उच्चारण करते हैं तब मुख पूरा खुल जाता है, इसलिए आ विवृत स्वर कहलाता है। अर्धसंवृत वे स्वर होते हैं जिनमें मुख संवृत की तुलना में थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। साथियों ये दो स्वर अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं अर्धविवृत स्वरों की, यानी विवृत की तुलना में मुख का कम खुलना और अर्धसंवृत की तुलना में ज्यादा खुलना। साथियों इनके अलावा जो शेष स्वर हैं वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ऐ, औ। साथियों मुखाकृति के आधार पर स्वरों को याद रखने के लिए आप पहले विवृत स्वर को याद रखिए। जैसे विवृत पूरा खुलता है मुख तो आ स्वर है, और अर्धविवृत स्वर जो कि विवृत की तुलना में कम खुला है, इसलिए आ का छोटा रूप यानी अ ये अर्धविवृत हो जाएगा। और विवृत और अर्धविवृत के बाद के जो 5 स्वर हैं, जैसे ई, उ, री, ये संवृत स्वर में चले जाएंगे। और इनके बाद में शेष बचे जो स्वर है ए, ऐ, ओ, औ, इनके जो छोटे रूप हैं यानी ए और ओ ये अर्धसंवृत में चले जाएंगे और शेष जो स्वर है वो अर्धविवृत में आ जाएंगे। पांचवा आधार है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। साथ ही जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। साथियों अग्रस्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है। अग्रस्वर 5 हैं, जैसे ई, ए, ऐ, री। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग सक्रिय होता है। एकमात्र स्वर अ मध्य स्वर कहलाता है। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है। इनके अलावा शेष स्वर जैसे आ, हर्ष और दीर्घ, उ और ओ, औ, ये सभी स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। साथियों उच्चारण करने से पता चल जाता है कि कौन सा स्वर अग्र होगा, कौन सा मध्य होगा और कौन सा पश्च स्वर होगा। जैसे पहले उच्चारण करते हैं अ को उच्चारण करते समय जिह्वा के बीच का जो भाग है वो सक्रिय होता है, इसलिए अ मध्य स्वर है। अ के बाद आता है आ का उच्चारण करते हैं तब जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है, इसलिए आ पश्च स्वर में आ जाएगा। इसके बाद के 2 स्वर छोटी और बड़ी ई यानी हर्ष और दीर्घ ई, ये दोनों अग्र स्वर में चली जाएगी क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है। साथियों बोलने या उच्चारण करने से आपको पता लग जाएगा। इसके बाद के स्वर हर्ष और दीर्घ उ यानी उ, ये दोनों पश्च स्वर में चले जाएंगे क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का जो पीछे का भाग है वो सक्रिय होता है। और इसके बाद री स्वर का उच्चारण करते हैं तब आगे का भाग सक्रिय होता है, इसलिए री अग्र स्वर है। ए ऐ का उच्चारण करते हैं तब भी जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है, इसलिए ए ऐ अग्र स्वर है। और इसके बाद शेष रहे औ और औ, ये पश्च स्वर में चले जाएंगे। साथियों इस वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन की परिभाषा तथा स्वरों के वर्गीकरण का अध्ययन किया।
वर्ण विचार के शेष प्रकरण के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।